अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान कैसे करे मेथी की उन्नत तकनीक से बुआई। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए करवाएं कृत्रिम गर्भाधान। हमारे राज्य में मेथी की खेती हरी सब्जी तथा दाना दोनों के लिए ही किसान करते हैं, लेकिन जो किसान दाने के लिए भी मेथी की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों को संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए मेथी की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड के मौसम के समय के अनुसार हमारी जो मेथी की जो फसल होती है उसका भी समय आ रहा है मेथी लगाने का। तो वैसे तो मेथी को क्या होता है कि पॉली हाउस में भी इन्वायरमेंट कंट्रोल करके हम लोग लगा लेते हैं, बट जो एक्चुअली मौसम होता है मेथी के लिए वो अब होता है ओपन फील्ड में, अभी हम लगा सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसकी भूमि किस तरीके से तैयार होनी चाहिए, कौन सी भूमि होनी चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं तो उन्नत प्रजातियाँ जो होती हैं किसान भाइयों, वो कौन कौन सी होती हैं जो हमें फ़ायदेमंद दे सकती हैं, प्रोडक्शन अच्छा दे सकती हैं। तो लाम सिलेक्शन 1, गुजराती मेथी 2, एक आपकी आती है RMT 1, राजेंद्र क्रांति, सोनाली और कोयम्बटूर 1। ये जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं ये आपको अधिक उत्पादन देंगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और आप का जो खेत है उसमें भी फायदेमंद मिलेगी। किसान भाइयों, अभी आपने मेथी का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि के चयन और तैयारी तथा खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। सबसे पहले जो बात आती है वो भूमि, हमारा खेत है वो किस तरीके का होना चाहिए, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस पर हम बात कर लेंगे। तो जो भूमि होती है तो मेथी के लिए जो है वो दोमट या बलुई दोमट जो मृदा होती है, भूमि होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इसमें कार्बनिक प्रचुर मात्रा जो होती है ना बहुत अधिक होती है और उचित जल निकास की भी क्षमता अच्छी हो जाती है और उसमें होता भी है। खेत को साफ होना ज़रूरी है, भुरभुरा होना ज़रूरी है। और इसी में अब जब हम जुताई करके अपनी कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कर देते हैं, खेत को समतल करते हैं, पाटा लगाते हैं, और पाटा लगा देना आवश्यक भी होता है क्योंकि पाटा से क्या होता है, पाटा लगाने से हमारे जो खेत होते हैं वो बराबर आ जाते हैं, समतल हो जाते हैं। अब इसी में हम आगे बात करेंगे खाद के लिए। तो खाद में क्या होता है कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आपने पहले तो जो खेत है, आपकी फील्ड है, उनकी भूमि की जो है मृदा जाँच करा लें, भूमि की जाँच करवा लें। तो उसके आवश्यक अनुसार जो भी जाँच में निकले तो आप उर्वरक अपने दे सकते हैं।
और नॉर्मली बात करते हैं तो खेत की तैयारी के टाइम पे आप खाद के रूप में गोबर या जो कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय दे सकते हैं। और अगर रासायनिक उर्वरक की बात कर लें, रासायनिक उर्वरकों में आपको 20 से 25 किलोग्राम जो होती है वो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय भी दे सकते हैं। यदि किसान भाइयों अगर आप उर्वरकों की बात करते हैं तो उर्वरकों की जो मात्रा होती है उसमें यूरिया, SSP, MOP के माध्यम से देना चाहते हैं, इन 3 चीज़ों के माध्यम से देना चाहते हैं तो 1 बोरी यूरिया, 5 बोरी SSP और 1 बोरी MOP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, मेथी की फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक विधि से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे तो जो बीज दर आती है, जो बीज हमारा कितना लगना चाहिए, कितने प्रति हेक्टेयर कितना होना चाहिए, तो मेथी में जो होता है अप्रॉक्सली अगर हम ले लेते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो है वो 20 से 25 किलोग्राम तो आपको बीज दर उपयोग हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बीज बोने से पहले उसको भी यूज़ में उपचारित कर लेना चाहिए। तो बीज को बोने से पहले उसमें फफूंदीनाशक जो दवाएं उससे उपचारित करना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए आप जो है ना मुख्यतः यूज़ कर सकते हैं कार्बाडाइजिन जो होती है वो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप उससे बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो मेथी में क्या है कि आप जब आप समतल कर लेंगे उसके बाद आप क्यारी बना के छिड़काव विधि से मेथी को बो सकते हैं अपने खेतों में और कतार के अनुसार भी बो सकते हैं। अगर कतार की बात करते हैं तो बस छिड़काव में आपको ये छिड़काव विधि में ये रहता है कि छिड़काव विधि में आप जब छिड़काव कर रहे हैं बीजों का तो एक पर्टिकुलर स्थान पर आपको जो बीज है वो ज़्यादा ना गिरे। और अब फिर बात हम करेंगे अपनी कतार में लगाने की। तो कतार में क्या होता है कि हमको ये एक निर्धारित रखना पड़ता है कि हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या है, पौधे से पौधे की दूरी क्या है और कितनी हम डेप्थ पे बो रहे हैं जिससे अंकुरण अच्छे से अच्छा हो सके। तो क्या होता है कि जो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर की रख लेनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो डेप्थ होती है हमारी वो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में रहनी चाहिए जिससे अंकुरण जो है अच्छा हो सके और फ़ायदेमंद हो सके। कतार में भी ये फ़ायदा रहता है कि आप उसमें निराई गुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल का उचित विकास हो और इससे आने वाले समय में अधिक उपज लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो खरपतवार की बात करते हैं। खरपतवार कैसे नियंत्रण कर सकते हैं तो बोनी के 15 एवं 40 दिन बाद आप हाथ से द्वारा निराई गुड़ाई कर सकते हैं जिससे आपके खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर रासायनिक तरीके से बात करें तो पेडीमेथिलीन 1 kg सक्रिय तत्व बुवाई से पहले खेत में डाल देना चाहिए तो जिससे खरपतवार नहीं आ पाते हैं। मेथी में क्या होता है कि नमी की आवश्यकता अधिक होती है तो हमारा जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय पे नमी अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ हमारी जो अंकुरण होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, अंकुरण नहीं आ पाता है। तो नमी का होना ज़रूरी है और नमी कम होने पर उसके हिसाब से आप सिंचाई जो है वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने फील्ड पर कर सकते हो कि आपकी पर्याप्त नमी बनी रहे कि नमी कम ना हो पाए। नमी कम होगी तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन से प्रदेश के हर दूसरे तीसरे किसान जुड़े हैं, लेकिन अक्सर किसान देशी पशुओं को पालते हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती रहती है। ऐसे में अगर किसान इन पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हैं बल्कि साथ ही दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं, विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं, उनकी नस्ल सुधार करें
जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। इसमें ये ध्यान रखें जो हमारा पशु है वो उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो हमारा सीमन है, जो पशु का गर्भित कराने वाला जो वीर्य है वो उत्तम सांड का होना चाहिए। तो उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमारी ब्रीड का चयन करें। उसके बाद उसका जो सीमन हिस्ट्रा है उस पर उसकी जो उस पर तारीख लिखी होती है उसको चेक करें कि कब ये इसकी पैकिंग हुई है। इसी प्रकार उस हिस्ट्रा को जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारा सिलेंडर है जो है उसमें से निकालें। उसके बाद वो एक थाविंग की प्रक्रिया होती है कि जो हमारी हिस्ट्रा है उसको आप सामान्य वातावरण में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अनुसार उसको लाएं। पहले गर्म पानी करें, उसमें उसको हिस्ट्रा को उसमें डालें, उससे ये थाविंग की प्रोसीजर पूरी होगी। इसके बाद किसान भाई मुख्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को अच्छी तरह बांध दें या सो हमारा सर्विस क्रेट है उसमें खड़ा करें। उसके बाद उसको जो उसका गुदा द्वार है वहाँ से जो एनिमल डंग है, जो गोबर है, उसको निकालें। और उसके बाद जो आपकी जो इंजेक्टर गन है उसको उसके माध्यम से हिस्ट्रा का जो सीरा पहले आप कैंची से काटें। उसके बाद उसको जो हिस्ट्रा है उसको लोड करें गन पे और उसके बाद उसको उसकी योनि है उसमें उसको बड़ी सावधानी से इंजेक्ट कराएं और उसको सर्विस का जो मुख है वहाँ उसको गर्भनाल में उसको छोड़ें। तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। तो ये इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें तो उसकी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो दर है या उसकी जो सक्सेस दर है वो सही रहेगी
और हमारा जो पशुपालन का जो हमारा ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो सफल होगा। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं रैपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में वर्षा होने की संभावना नहीं है। इस दौरान आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इन दिनों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। सरसों की फसल में पौधों की संख्या अधिक होने पर बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर इनकी छटाई करें तथा घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच रखें। इस समय सरसों की फसल में कट बम और पेंटेड बग कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि आपकी फसल में इन कीटों का प्रकोप हो रहा हो तो नियंत्रण के लिए 1.5% क्यूनॉल-फास धूल का भुरकाव करें। चने की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई का काम शीघ्र करें। फसल को जड़ सड़न और बिल्ट रोग से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 50 WP 0.75 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। साथ ही कॉलर रोट के लिए ट्राइकोडर्मा बेडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलो पोटास, 20 किलो फेरस सल्फेट, 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की तैयारी के समय अवश्य मिलाएं। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। साथ ही प्रति हेक्टेयर 2.5 से 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद एवं भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलो 1.5% क्यूनॉल-फास आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। अपने दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए रात के समय गौशाला में जरूर बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम बरेका, जिला श्री गंगानगर के कृषक शिव पूजन ने। आप गेहूं की उन्नत किस्में एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो शिव पूजन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इस टाइम नवंबर महीना जो अपना चल रहा है, इस टाइम गेहूं की फसल के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों, अपन जिस भी खेत में या जिस भी जगह अपन अगर गेहूं बोना चाहते हैं तो उस पर पहले अपन को खेत की तैयारी करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी में सर्वप्रथम अपने को खेत का चयन, जिस खेत में अपन गेहूं का बुआई करना चाहते हैं उसमें अपन अच्छे से उसको पहले आरू वगैरह या डिस वगैरह से कटवा दें। उसके बाद उसमें एक बाल लगवा दें। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है वो अपन को खेत में, जैसे गोबर की खाद हुई 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें। ध्यान रखें किसान भाई, गोबर की खाद डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि गोबर की खाद ज़्यादा सूखी खाद न डालें। उस खाद को अपन को खेत में डाल दें और उसको बिछाकर अच्छी तरह से उसकी जुताई करके पाटा लगा दें। ये तो अपना हो गई खेत की मतलब तैयार। गेहूं से भरपूर उपज के लिए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण की अनुशंसा के अनुसार करें। सिंचित गेहूं में 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो सल्फर और 40 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय, 1/3 या आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय कतारों के बीच में डालनी चाहिए। अब उससे पहले अगर आपकी खेत में दीमक की प्रकोप है, आपने देखा है पहले अपने खेत में दीमक लग रही है, तो आप दीमक के उपचार के लिए भूमि उपचार पहले कर सकते हो। उसके लिए अपने को क्या करना है कि क्योनोल-फोस 1.5% नाम से एक पाउडर आता है इंसेक्टिसाइड, वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में डाल सकते हैं। अंतिम जुताई से पूर्व लास्ट में पाटा लगा दे और खेत को तैयार कर दे। बीज दर एवं बुवाई विधि। चुनी हुई किस्म के बड़े बड़े साफ, स्वस्थ और विकार रहित दाने जो किसी उत्तम फसल से प्राप्त कर सुरक्षित स्थान पर रखे गए हों, उत्तम बीज होते हैं। सिंचित गेहूं की बुआई के लिए बीज दर 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीज को रात भर पानी में भिगोकर बोना लाभप्रद है। फसल को बीज जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को 1 ग्राम टेबुकोनोजोल प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। दीमक के कारण पौधों में पीलापन के साथ सूखने की समस्या आती है। बचाव हेतु 5 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद एजिटोबैक्टर कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर तुरंत बुआई करें। उसके बाद अपन ने पाटा लगा दिया। उसके बाद अपने को बीज काम में लेना है। सबसे पहले मैं आपको जो कुछ उन्नत किस्में हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे गेहूं की अपने जयपुर ज़िले में बात करें तो गेहूं की राज सीड के नाम से बहुत सारी वैरायटी चल रही है। जैसे राज सीड 4079, राज सीड 3077, राज सीड 4120, 4238, 711, 502, इन वैरायटी में से आप कोई भी वैरायटी काम में ले सकते हो। तो इस टाइम नवंबर महीना जो अपना चल रहा है, इस टाइम गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग 2 तरह से किया जा सकता है। फसल खरपतवार उगने से पहले प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी गेहूं की बिजाई के तुरंत बाद टैंडीमैथलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से उगते हुए खरपतवारों का नाश किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।